हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशियो पॉइंट। आज आपका टॉपिक है हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, बेसिकली जो थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में है हर्बर्ट स्पेंसर, मैंने उसके लिए बनाया है। आप लोग जो बीए थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में हो, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में, उनके लिए है ये। लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से रिलेटेड, उनके सिलेबस में अगर हर्बर्ट स्पेंसर है तो उन सभी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे आपके, जो आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये। अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात, हिंदी मीडियम वाले काफ़ी परेशान रहते हैं। इंग्लिश में लिखा है तो कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं हिंदी में आपको ये ट्रांसलेट करके बोलते ही जाऊँगी, आप लोग लिखिए उसको और लिए ये आपका जो वीडियो है ये आपका बायलैंग्वेज रहेगा। लिखा इंग्लिश में है बट हिंदी में वो बोल दूँगी। ठीक है, आप लोग लिख उसको नोट डाउन करते जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर की जो बर्थ प्लेस है यानी कि जन्म स्थान है वो क्या है, तो वो है इंग्लैंड का डर्बी। डर्बी शहर में, जो कि इंग्लैंड में था, और ईयर आपका जो ऊपर लिखा हुआ है 1820 में। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर हैज़ बिन को एडिटर ऑफ विच मैगजीन। हर्बर्ट स्पेंसर किस पत्रिका के सह संपादक रह चुके हैं, तो इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन थी जिसके वो को एडिटर रह चुके हैं, यानी कि इकोनॉमिस्ट पत्रिका के सह संपादक रह चुके हैं हर्बर्ट स्पेंसर। राइट द नेम ऑफ फर्स्ट राइटिंग ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर की प्रथम कृति का नाम बताइए, पहली पुस्तक यानी कि। ठीक है, तो वो है आपकी सोशल स्टैटिक्स। सोशल स्टैटिक्स बुक है। ठीक है, इस सोशल स्टैटिक्स में जो सब्जेक्ट मैटर मिलता है वो ऑगस्ट कुंत ने जो एक बुक लिखी है ऑब्स्क्यूल्स, उसमें जो सब्जेक्ट मैटर है दोनों काफ़ी मैच करते हैं। ठीक है, हु रोट द बुक फर्स्ट प्रिंसिपल्स, जो कि पब्लिश हुई 1862 में। किताब का नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल, 1862। किसने लिखी, तो आपकी ये बहुत ही फेमस बुक है। ठीक है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है ये, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखी है। हु रोट द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़। बहुत कंफ्यूजिंग होती है ये दोनों नाम, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ और फर्स्ट प्रिंसिपल, ये सब आप लोग एकदम मैशअप कर दे। देखो, इसमें याद रखना है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ चार्ल्स डार्विन ने लिखी है, और ये जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ बुक है इससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, ये किताब बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन लिखी किसने है, चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोशियोलॉजिकल थॉट रिटन बाय हुम। एक किताब का नाम है सोशियोलॉजिकल थॉट, किसने लिखा। ठीक है, तो वो लिखा है अब्राहम एंड मॉर्गन। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो आप लोग कमेंट कर देना। ठीक है, और इसके अलावा अगर कुछ छूट जाता है मुझसे इस वीडियो में तो एक बार आप लोग, या कुछ मिस्टेक हो जाती है, वैसे होती नहीं है बट कुछ अगर हो जाता है तो वो मैं कमेंट में ज़रूर मेंशन कर देती हूँ, तो आप लोग एक बार कमेंट भी चेक कर लिया करो। ठीक है, कमेंट में कुछ मैसेज तो नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट बुक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु रिटन द बुक द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, और एक अगली किताब डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी। ये दोनों किताब किसने लिखी हैं, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी एंड डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी, ये दोनों किताबें लिखी हैं हर्बर्ट स्पेंसर ने। ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हु इंट्रोड्यूस्ड अस बाय फंक्शनलिज्म। किसने हमें प्रकार्यवाद से अवगत करवाया, या किसने प्रकार्यवाद से हम
ये प्रकार्यवाद कई बार आता है कि किसने सबसे पहले सिस्टमेटिकली प्रकार्यवाद यानी कि फंक्शनलिज्म से स्टडी करनी शुरू की, या किसने सबसे पहले व्यवस्थित रूप से प्रकार्यवाद पद्धति से अध्ययन किया। ठीक है, प्रकार्यवाद का इस्तेमाल सबसे पहले सिस्टमैटिक, कीवर्ड क्या है, सिस्टमैटिक, या हिंदी में व्यवस्थित तरीके से किसने इसको यूज़ किया, तो वो थे सिस्टमैटिक वाले एमाइल दर्कहाइम। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने जस्ट इसका जिक्र किया था अपने थ्योरीज में। ठीक है, सिर्फ जिक्र की बात आती है कि हाँ ये भी कुछ होता है, हिंट दिया, लेकिन इसको यूज़ किया, इसको हमारे सामने एक स्पष्ट तरीके से लाया किसने, एमाइल दर्कहाइम ने, और उन्होंने अपनी थ्योरीज़ में इसको इस्तेमाल किया। ठीक है, तो वो है एमाइल दर्कहाइम जो सिस्टमैटिक वाले हैं, बट इंट्रोड्यूस करवाने का काम किसने किया, हर्बर्ट स्पेंसर ने किया सबसे पहले। ठीक है, हु डिड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ फंक्शनलिज्म इन सोशियोलॉजी द फर्स्ट टाइम, वो है एमाइल दर्कहाइम। ठीक है, अभी आपको मैंने क्लियर कर दिया। अच्छा, फंक्शनलिज्म या प्रकार्यवाद होता क्या है, ये इसका रिलेशन स्ट्रक्चर से होता है ना, संरचना से। जैसे हमारी समाज में एक संरचना है ना, एक संरचना के अंदर हम लोग, एक स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, मतलब संरचना जैसे आप लोग समझ रहे हो ना, जैसे एक क्लासरूम है, क्लासरूम में एक बोर्ड है, बाकी सीट्स लगे हुए हैं। ठीक है, एक टेबल रखा हुआ आता है और चेयर होती है टीचर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बेंचेस होती हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया क्लास का। वैसे ही सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जो अगर स्ट्रक्चर के अंदर काम होता रहता है तो मतलब क्या है, स्ट्रक्चर में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ फंक्शनलिज्म है। स्ट्रक्चर बना हुआ है और स्ट्रक्चर के अंदर काम हो रहा है। ठीक है, अगर ज़्यादा कुछ चेंजेस होते हैं तो वो स्ट्रक्चर के अंदर हो जाते हैं। जैसे कि मान लो बेंचेस को इधर से उधर कर दिया गया है ना, टीचर की चेयर इधर से उधर हो गई, तो क्या है, ये चेंज इन स्ट्रक्चर है, संरचना के अंदर का परिवर्तन, संरचना में परिवर्तन। तो संरचना में परिवर्तन तो अलाउड है फंक्शनलिज्म में, बट होल स्ट्रक्चर हम चेंज नहीं कर सकते फंक्शनलिज्म में। ठीक है, पूरी संरचना की बदलाव को स्वीकार नहीं करता है एक फंक्शनलिस्ट या एक प्रकार्यवादी। तो ये है आपका फंक्शनलिज्म। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाय होम स्पेंसर इन्फ्लुएंस्ड मोस्ट, सबसे ज़्यादा आपके जो हर्बर्ट स्पेंसर है वो किससे इन्फ्लुएंस हुए थे, तो वो थे आपके चार्ल्स डार्विन और उनकी बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ठीक है, देखिए ये जो सोशल स्टैटिक्स आपको एक किताब बताई थी कि उससे ऑगस्ट कोन की एक ऑब्स्क्यूल्स बुक है, वो काफ़ी मैच करती है। तो वो ये देखो लिखा हुआ है, हु रिटन द बुक ऑब्स्क्यूल्स, तो ये ऑब्स्क्यूल्स के राइटर हैं आपके ऑगस्ट कोंथ, फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑगस्ट कोंथ। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी कि कई बार कई वीडियोस में आपको मैंने कहा है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, इसको कहिए सबसे कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि लाइव क्लासेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है कि लाइव क्लासेस ली जाएं। ठीक है, गूगल मीट की एक लिमिट होती है, तो लाइव क्लासेस अगर का ऑप्शन ओपन हो जाता है यूट्यूब पे तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा क्लास लेना और क्लासेस को रिकॉर्ड भी करना। ठीक है, गूगल मीट की क्लासेस आपकी रिकॉर्ड नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो रिकॉर्ड नहीं होंगी तो इन्हें अपलोड तो कर ही नहीं सकते। मतलब जितने भी लोग इसे देख रहे हैं, सिर्फ मेरे क्लास के स्टूडेंट्स ही नहीं, बाकी सभी लोग। ठीक है, तो इतना कोऑपरेट करिए। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु रिटन द बुक सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर किताब लिखी रॉबर्ट बीरस्टेड ने। ठीक है, सोशल ऑर्डर किताब किसने लिखी, रॉबर्ट बीरस्टेड ने। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्फिनाइट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा है, मतलब ये तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्फिनाइट इनकोहेरेंट होमोजेनिटी टू डेफिनेट कोहेरेंट हेट्रोजेनिटी। इंग्लिश में पहले पूरा बता देती हूँ।
तो इनडेफिनेट इनकोहेरेंट होमोजेनिटी टू डेफिनेट कोहेरेंट हेट्रोजेनिटी का मतलब क्या होता है? तो मतलब है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। मतलब ये जो आपका टर्म है इनडेफिनेट इनकोहेरेंट होमोजेनिटी टू डेफिनेट कोहेरेंट हेट्रोजेनिटी, ये चीज़ इस्तेमाल किया इन्होंने एवोल्यूशन को बताने के लिए। एवोल्यूशन और ये जो पूरा वर्ड डिफाइन करके बताया, इसका मतलब सिंपली था कि चीज़ें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाती हैं, है ना। हमेशा हर चीज़ पहले सिंपल होती है देन कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ती है। ठीक है, आपको ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल में अच्छे से समझाया है। पूरे इनका एक तो पूरा सोशल एवोल्यूशन थ्योरी तो पूरी इसी पे बेस्ड है इनकी, समझ लो। पूरा जो भी बताया इन्होंने इसी को बेस बना करके बताया है। तो आपको वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से बिल्कुल क्लियर कर लेना इस चीज़ को। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये तो बिल्कुल क्लियर ही कर लेना। और आप लोगों के सेमेस्टर से रिलेटेड एक पूरी प्लेलिस्ट है, मतलब आपके सेमेस्टर का ही सिलेबस उसमें है, जो भी चीज़ें हैं वो आपके ही आपसे ही रिलेटेड हैं। तो वो जो प्लेलिस्ट है उसका भी मैं आपको लिंक दे दूँगी, तो उस प्लेलिस्ट को ओपन करके देख लीजिएगा। आपके जो भी काम की वीडियोज़ हैं, मतलब जो भी आपका नहीं प्रिपेयर है वहाँ से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, फ़िलहाल अभी तो अगस्त कोंथ का वीडियो अवेलेबल है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए, तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। तो हिंदी में से पहले क्या बताएंगे कि अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध असमानता का मतलब क्या है? निश्चित अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध असमानता का मतलब क्या होता है? तो ये जो वर्ड्स यूज़ किए ये इन्होंने अपना उद्विकास को डिफ़ाइन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल किया, जिसका सिंपली मतलब क्या था कि हमेशा जो भी चीज़ों का डेवलपमेंट होता है, हमेशा जो भी किसी भी चीज़ का विकास होता है, तो वो हमेशा सरल से जटिल की ओर होता है। तो ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब है सरल से जटिल की ओर होने वाले परिवर्तन को दर्शाया है इन्होंने असंबद्ध अनिश्चित समानता से निश्चित संबद्ध असमानता की ओर। ठीक है, इसको बिल्कुल डिफ़ाइन किया है, क्लियर किया गया है आपको वीडियो में। आई बटन पे इसका लिंक ज़रूर मैं दे दूँगी। देन द थ्योरी ऑफ सोशल ऑर्गेनिज्म इज़ ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? सोशल ऑर्गेनिज्म थ्योरी जो है आपकी, सामाजिक साम्यवाद का जो सिद्धांत है वो और इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो वो है आपका ऑर्गेनिक एनालॉजी ऑफ सोसाइटी। ऑर्गेनिक एनालॉजी ऑफ सोसाइटी, हिंदी में समाज का सावयवी सादृश्यता का सिद्धांत। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द उत्तरजीविता, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। अच्छा, इनकी जो थ्योरीज़ हैं, जो नाम होते हैं, वो इंग्लिश में भी देख लो अच्छे से और हिंदी में भी देख, मतलब हिंदी वालों के लिए खास, क्योंकि कई बार हिंदी में चीज़ों को के वर्ड्स जो हैं थोड़े बहुत चेंज कर दिए जाते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक बार देखो, आपका जो पेपर होगा हिंदी मीडियम वालों के पास भी और इंग्लिश मीडियम वालों के पास भी, मेरे ख्याल से बाइलिंगुअल आएगा, तो एक बार हिंदी का भी देख लेना, इंग्लिश का भी देख लेना। ठीक है, अच्छा, एक और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो जैसे नाम से पता चल रहा है योग्यतम की उत्तरजीविता का मतलब क्या है? जो सबसे ज़्यादा फिट होगा, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, शक्तिशाली होगा, वो ही जीवित रहेगा, वो ही सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, वो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं मैंने बनाया, वो था आपका लाजीज फेयर। ठीक है, लाजीज फेयर, या हिंदी में इसे बोलते हैं प्राकृतिक चयन, आई थिंक। ठीक है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। कहने का मतलब इन्होंने देखो, इंग्लिश वालों के लिए तो ठीक है लाजिस फेयर, हिंदी मीडियम वाले ज़रा देख लेना, लाजिस फेयर ही बोलते हैं ऐसे। ठीक है, इंग्लिश में देख लेना, इंग्लिश वाले क्वेश्चन में। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? हर्बर्ट स्पेंसर का मानना था, इस सिद्धांत पे इन्होंने बोला कि देखो, हमारी सोसाइटी में जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है, और दूसरी बात, जो फिट होता है वो ही सर्वाइव करता है। ठीक है, तो ये
जो फिट नहीं होता है वो सर्वाइव नहीं करता है। तो ये जो एलिमिनेशन का काम करती है ये नेचर करती है। वो जो फिट नहीं है वो खुद ब खुद नेचर उसको हटा देगी। तो इसमें जैसे हमारे यहाँ क्या करते हैं, आप लोगों के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, कि जो जैसे आपका बिलो पॉवर्टी लाइन है तो उनको क्या करते हैं, राशन कार्ड देते हैं। तो उनके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, जो जिनके पास पैसा है, ठीक है, वो हेल्प करते हैं। तो इनके कहने का मतलब है भाई हेल्प मत करो, जो जिस कंडीशन में है वो अपनी कंडीशन का ज़िम्मेदार खुद है, और प्रकृति उसको खुद ब खुद रिमूव कर देगी। और आप अगर उसको हेल्प करके अपने बराबर ले आओगे तो इसमें क्या होगा, आप प्रकृति के नियमों में दखल अंदाजी कर रहे हैं। ठीक है, ये उद्विकास का नियम है कि चीज़ें क्या है, कहने का मतलब जो फिट होगा वो सरवाइव करेगा, जो नहीं फिट होगा वो नहीं सरवाइव करेगा। ठीक है, ये तो नेचर का नियम है। तो कहने का मतलब ये था इनका, जिसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, ये तो गलत चीज़ है ना। लेकिन इन्होंने अपनी थ्योरी जो है लार्जेस्ट उसमें यही बताया उन्होंने कि भाई हेल्प मत करो, जो जिस कंडीशन में है वो अपनी कंडीशन का जिम्मेदार खुद है, और जो नेचर है उसको एलिमिनेट कर देगी। ठीक है, ये बहुत बड़े कैपिटलिज्म के सपोर्टर थे ना, इसलिए इन्होंने इस तरीके की बातें करी। पूंजीवाद के समर्थक है ना। पूंजीवाद में क्या है, पूंजीवाद का अगर एक वर्ड में अगर हम मीनिंग पूछें आपसे तो आप क्या बोलो, सीधा सीधा प्रॉफिट, जितना ज़्यादा भाई हमें प्रॉफिट हो। चलो कैपिटलिज्म तो अभी और आगे पढ़ोगे नेक्स्ट सेमेस्टर में। फिर क्या है आपका, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट गिवन बाय हुम, हर्बर्ट स्पेंसर। योग्यतम की उत्तरजीविता हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। देन ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, टाइप्स ऑफ सोसाइटी गिवन बाय स्पेंसर, बताइए हमें, यानी कि समाज के जो प्रकार हर्बर्ट स्पेंसर ने बताए वो हमें बताइए। और ये 4 प्रकार आपके मैंने बताया आपको। देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। ठीक है, पहले इंग्लिश में बता देती हूँ। सिंपल सोसाइटी यानी कि होमोजेनस सोसाइटी, कंपाउंड सोसाइटी सेकंड है, यानी कि फैमिलीज़ लिखा है, ग्रुप्स लिखा है ब्रैकेट में। तो कहने का मतलब है सिंपल सोसाइटी में कोई ग्रुपिंग नहीं हुआ करती थी, सब अपने में रहते थे, अपने आप को अपनी रक्षा करते थे। कहने का मतलब अपने आप को सर्वाइव करने के लिए काम करते रहते थे। देन कंपाउंड सोसाइटी में क्या हुआ, लोग ग्रुप बना करके आपस में एक दूसरे की हेल्प ले करके रहने लगे, और यहाँ पे फैमिलीज़ का फॉर्मेशन हुआ और ग्रुप्स भी देखने को मिले। देन डबल कंपाउंड सोसाइटी में क्या है, क्लैन देखने को मिलता है, क्लैन को हिंदी में कुल कहते हैं। और मिलिटेंट सोसाइटी मतलब फैमिलीज से आगे बढ़े, धीरे धीरे पूरे कुल बनने लगे, क्लैन बनने लगे, और हमें सैन्य समाज मिलिटेंट सोसाइटी देखने को मिला। यहाँ पे सोल्जर्स भी देखने को मिलते हैं कि सोसाइटी का एक, कहने का मतलब फैमिली और ग्रुप्स, इनसे एक बड़ा ग्रुप बना जिसमें आपके सैनिक भी दिखाई देते हैं। देन ट्रिबली कंपाउंड सोसाइटी में कल्चर इकोनॉमी डेवलप हो गया, स्टेट डेवलप हो गया, ठीक है, कंट्री आ गया। ये आज का समाज है आपका ट्रिबली कंपाउंड सोसाइटी। आपका जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है ना आज का मॉडर्न सोसाइटी, ये ट्रिबली कंपाउंड सोसाइटी है। चलो अब हिंदी में डिक्टेट कर देती हूँ, समझा देती हूँ। सबसे पहले होता है सरल समाज। होमोजेनस का मतलब जिसमें चीज़ें एक जैसी होती हैं, ठीक है, सारी समानता देखने को मिलती, कोई डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं, कोई हायरार्की नहीं, कोई संस्तरण नहीं देखने को मिल रहा है समाज में। एक सिंपल सी सोसाइटी है जिसमें सब बस अपने खाने के लिए, सरवाइव करने के लिए, अपने जीवित रहने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। प्रिमिटिव सोसाइटी है ये आपकी, आदिम समाज। देन सेकंड है आपका कंपाउंड सोसाइटी, जिसे हिंदी में कहते हैं संश्लिष्ट समाज, ठीक है, संश्लिष्ट समाज, जिसमें आपको परिवार और समूह देखने को मिलता है, ठीक है। देन आपका दोहरे संश्लिष्ट समाज, जिसमें आपको कुल और सैन्य समाज देखने को मिलता है। अगर कोई पूछे कि सैन्य समाज के बारे में किसने बताया तो आप कहोगे हर्बर्ट स्पेंसर। अगर आप कहोगे सैन्य समाज किस सोसाइटी से रिलेटेड है तो आप कहोगे दोहरे मिश्रित समाज से संबंधित है। दोहरे मिश्रित समाज भी कहते हैं और दोहरे संश्लिष्ट समाज भी बोलते हैं, ठीक है। फिर ट्रिबली कंपाउंड सोसाइटी को हिंदी में बोलते हैं त्रिसंश्लिष्ट समाज, जिसमें आपके कल्चर आ गया, संस्कृति आ गई, अर्थव्यवस्था आ गया, ठीक है, पॉलिटिक्स आ गई, यानी कि राजनीति आ गई, सब कुछ आ गया, सब आपका जो आज का समाज है, औद्योगिक समाज या आधुनिक समाज, इसे बोलते हैं हम ट्रिबली कंपाउंड सोसाइटी।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा बेटा अब आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा इमाइल दरखाइम पे, कोशिश करूँगी कि जल्दी आ जाए, और इसको सब्सक्राइब करते रहना आप लोग, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।